9 अक्टूबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायु सेना दिवस ये कब मनाया गया, यानी कि इंडियन एयरफोर्स डे। तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 8 अक्टूबर को। और ये 8 अक्टूबर को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 में और तब इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। 1950 में इसका नाम बदलकर किया गया इंडियन एयरफोर्स और इसलिए 8 अक्टूबर को हम मनाते हैं इंडियन एयरफोर्स डे के रूप में। और यदि हम बात करें कि प्रेजेंट टाइम में हमारे भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, तो ये हैं RKS भदौरिया, जबकि उपाध्यक्ष तो ये हैं HS अरोड़ा। अब देखिए यहाँ पास बात की जा रही है इंडियन एयरफोर्स की, तो मैं आप लोगों को कुछ ऑपरेशंस बता रही हूँ जो कि कहीं ना कहीं इंडियन एयरफोर्स से ही रिलेटेड है। सबसे पहले आप याद रखेंगे ऑपरेशन संजीवनी, क्योंकि ये करंट से रिलेटेड है। ऑपरेशन संजीवनी के माध्यम से जो इंडियन एयरफोर्स है इसने मालदीव को मेडिकल सहायता भेजी थी। इसके बाद यदि हम बात करें ऑपरेशन बंदर की, ऑपरेशन बंदर का नाम भी आप लोगों ने जरूर सुना होगा। आप सभी जानते हैं भारत में जब पुलवामा अटैक हुआ था तो उसके अगेंस्ट भारत के द्वारा किया गया था बालाकोट में हमला, और जब बालाकोट में हमला किया गया था तो उसे नाम दिया गया था ऑपरेशन बंदर। फिर तीसरा ऑपरेशन आप याद रखेंगे ऑपरेशन मैत्री, ये भी इंडियन एयरफोर्स से ही रिलेटेड है। और ये किसके लिए चर्चा में आया था, देखिए नेपाल में जब अर्थक्वेक आया था 2015 में, तब इंडियन एयरफोर्स के द्वारा नेपाल को सहायता देने के लिए ऑपरेशन मैत्री ये शुरू किया गया था। तो ये सभी आप याद रखेंगे। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 2 अक्टूबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। इसके बाद 4 अक्टूबर को बनाया गया है विश्व पशु कल्याण दिवस, यानी कि वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे। 5 अक्टूबर को मनाया गया है इंटरनेशनल टीचर्स डे, जबकि भारत में जो नेशनल टीचर्स डे है ये मनाया जाता है 5 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ये कहाँ बनेगा। तो देखिए इसकी घोषणा तो बहुत पहले ही की जा चुकी थी, लेकिन अब ये बनना शुरू हो चुका है। ये बनने जा रहा है नोएडा में। और देखिए ये भारत के साथ साथ एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा और इसका नाम क्या होगा, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इसके लिए लगभग 29,500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। और खास बात यह है कि ये जो एयरपोर्ट होगा ये पूरी तरह से डिजिटल होगा और यही बनाया जा रहा है नोएडा में। अच्छा, बात की जा रही है नोएडा की, तो आप एक और चीज रिलेट कर सकते हैं। 2018 की बात है, नोएडा के सेक्टर 81 में विश्व का सबसे बड़ा सैमसंग कारखाना स्थापित किया गया है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। अब ये है क्या, तो देखिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो नागरिक है ये पंचायत लेवल पर भी सभी लोक कल्याण सेवाओं का फायदा उठा सकेंगे। आप लोगों ने भारत नेट परियोजना के बारे में जरूर सुना होगा, भारत नेट परियोजना। तो देखिए ये जो डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम है ये इसी भारत नेट परियोजना का ही हिस्सा है, मतलब कि इसी की तर्ज पर शुरू किया जा रहा है, जो फाइबर नेटवर्क के थ्रू ग्राम पंचायतों को भी जोड़ने का काम करेगा। तो अब हम जान लेते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात की राजधानी तो ये है गांधीनगर, और गांधीनगर ये निर्वाचन क्षेत्र है गृह मंत्री अमित शाह जी का। मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी, राज्यपाल तो ये है आचार्य देवव्रत, और गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तो ये है जस्टिस विक्रम नाथ। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि बात की जाए तो वंसदा, ब्लैक बक, मरीन, ये सभी नेशनल पार्क स्थित है गुजरात में ही। आप और क्या रिलेट कर सकते हैं, तो देखिए गुजरात के ही नर्मदा जिले में केवड़िया कॉलोनी में विश्व की सबसे ऊंची स्टैच्यू यानी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये स्थापित की गई है, जिसकी ऊंचाई है 182 मीटर। यहाँ पास ध्यान देने वाली बात यह है कि सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा ये तो यही है जिसकी ऊंचाई है 182 मीटर। सरदार पटेल की ही दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा ये स्थापित की गई है गुजरात के ही अहमदाबाद जिले में, लेकिन इन दोनों ही मूर्ति के वास्तुकार यानी कि डिजाइनर एक ही है। इनका नाम है राम वी सुतार, तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे। अब गुजरात से आप और क्या रिलेट कर सकते हैं, तो देखिए कुछ समय पहले ही नीति आयोग के द्वारा जो जल प्रबंधन सूचकांक यानी कि वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स जारी किया गया था, इसे टॉप किया था गुजरात ने ही। कौन सा देश 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा, तो इसकी अध्यक्षता करेगा रशिया। और आप सभी जानते हैं कोरोना काल चल रहा है, जिसके कारण ये जो समिट है ये वर्चुअली आयोजित की जाएगी। यहाँ पर जो टर्म लिखा है ब्रिक्स, ये 5 देशों का एक संगठन है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। पहले इसका नाम केवल ब्रिक था। 2010 में जब
साउथ अफ्रीका इसका मेंबर बना तब इसे ब्रिक्स के नाम से जाने जाने लगा। अब यदि हम बात करें कि इसका सीक्वेंस क्या रहता है होस्ट करने का, तो देखिए पिछले वर्ष होस्ट किया था ब्राज़ील ने, इस वर्ष होस्ट कर रहा है रशिया और अगले वर्ष होस्ट करेगा इंडिया। मतलब कि जिस हिसाब से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये लिखा हुआ है सेम उसी ऑर्डर में इसे होस्ट भी किया जाता है। तो इस वर्ष कौन होस्ट करेगा? रशिया। सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं रशिया की लोकेशन। रशिया की कैपिटल क्या है? तो ये है मॉस्को, करेंसी है रूबल, यहाँ के प्रेसिडेंट तो ये है व्लादिमीर पुतिन। हाल ही में यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं, इनका नाम है मिखाइल मिशुस्टिन। भारत और रशिया के बीच में 2 एक्सरसाइज होती है, एक है इंदिरा, दूसरी है एविया इंदिरा एक्सरसाइज। यदि आप जियोग्राफी वाले पोर्शन को रिलेट करेंगे तो देखिए मैंने आप लोगों को बताया है कि केवल ऐसी 2 ही कंट्रीज हैं जो कि यूरोप महाद्वीप में भी स्थित है और एशिया महाद्वीप में भी स्थित है। एक तो है रशिया, दूसरी है तुर्की। तो देखिए तुर्की का जो एशिया वाला पार्ट है ये कहलाता है अनातोलिया और वो वाला हिस्सा जो यूरोप से लगता है ये कहलाता है थ्रेस। तो देखिए जो एशिया वाला तुर्की है और यूरोप वाला तुर्की है, इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है बॉस्फोरस स्ट्रेट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए ये आप ज़रूर याद रखेंगे। इसके अलावा विश्व का पहला तैरता हुआ परमाणु रिएक्टर ये रशिया के द्वारा ही लॉन्च किया गया है जिसका नाम है एकेडेमिक लोमोनोसोव। तो इसका नाम भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य की सरकार ने प्रगतिशील किसान सम्मान योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। और ये जो योजना है प्रगतिशील किसान सम्मान योजना, इसका पर्पस क्या है? तो देखिए इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि जो भी नई कृषि पद्धतियां हैं उनके माध्यम से कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। और जब कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा तो जो किसानों की आय है वो भी बढ़ेगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत बन सकेगी। इसी पर्पस से इस योजना की शुरुआत की है हरियाणा गवर्नमेंट ने। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं हरियाणा की लोकेशन। यदि हम बात करें हरियाणा की तो राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा दोनों की ही राजधानी चंडीगढ़ है जो कि भारत का पहला केरोसिन मुक्त शहर है, जबकि भारत का पहला केरोसिन मुक्त जिला तो ये है गुजरात का गांधीनगर। यहाँ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि बात की जाए तो 2 ही प्रमुख नेशनल पार्क हैं जो कि हरियाणा में स्थित है, सुल्तानपुर और कलेश्वर नेशनल पार्क। इसके अलावा हरियाली को बढ़ावा देने के लिए यानी कि ग्रीनरी को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा कुछ समय पहले ही पौधागिरी अभियान की भी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार 2020 ही किसे दिया जाएगा? तो देखिए परसों हमने डिस्कस किया था मेडिकल के क्षेत्र में नोबेल प्राइज की, कल हमने डिस्कस किया फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज की और आज हम डिस्कस करेंगे कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2020 ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है इमैनुअल चारपियर और जेनिफर ए डोडोना को, यानी कि इन दोनों को ही ये अवार्ड दिया जाएगा। सबसे पहले यदि हम बात करें कि इन्हें अवार्ड क्यों दिया जाएगा, तो देखिए जो जीनोम है, जीनोम एडिटिंग की नई पद्धतियां खोजने के लिए इन्हें सम्मानित किया जाएगा नोबेल पुरस्कार 2020 से, यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से। देखिए ये जो नोबेल पुरस्कार है ये महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है जिन्होंने खोज की थी डायनामाइट की। और ये जो नोबेल पुरस्कार है ये कुल 6 कैटेगरी में दिए जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक। इन 6 फील्ड में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि एक फील्ड में अधिकतम 3 लोगों को ही ये अवार्ड मिल सकता है। यदि हम बात करें कि ऐसे पहले भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तो ये सम्मानित किए गए थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, इनकी रचना गीतांजलि के लिए। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम किताब, ये किसने लिखी है? तो ये भी हाल ही में लिखी गई है पद्मपाणि बोरा के द्वारा। पद्मपाणि बोरा ये है कौन? तो ये 2009 बैच के IRS ऑफिसर हैं। इन्होंने इस किताब को तो लिखा है लेकिन इस किताब को लॉन्च किया गया है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा। तो इनके राइटर ये है पद्मपाणि बोरा। अब यदि हम बात करें अदर ऑप्शन की जो कि कहीं ना कहीं बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड है, तो कुछ समय पहले ही जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है इनके द्वारा एक किताब लिखी गई जिसका नाम है एग्जाम वॉरियर। लेकिन अभी हाल ही में एग्जाम वॉरियर किताब का जो ब्रेल एडिशन है ये लॉन्च किया गया थावर चंद गहलोत जी के द्वारा। यदि हम बात करें एम वेंकैया नायडू जी की जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे होने पर एक किताब लिखी है जिसका नाम है कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग। और ये जो किताब है इनकी ये लॉन्च की गई है प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा। अब यदि हम बात करें शशि थरूर जी की तो कुछ समय पहले ही इनके द्वारा एक किताब लिखी गई जिसका नाम है द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर, जो कि नरेंद्र मोदी जी पर बेस्ड किताब है। और इसी से मिलती जुलती एक किताब है जिसका नाम है द एक्सीडेंटल
प्राइम मिनिस्टर। लेकिन ये जो किताब है ये लिखी गई है संजय बारू जी के द्वारा और ये बेस्ड है पूर्व प्राइम मिनिस्टर मनमोहन जी के जीवन पर। तो द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर लिखी गई है संजय बारू के द्वारा, बेस्ड है मनमोहन सिंह जी के ऊपर, जबकि द पैराडॉक्सल प्राइम मिनिस्टर ये लिखी गई है शशि थरूर जी के द्वारा, ये बेस्ड है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। तो दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर पीठासीन अधिकारी ये कौन बनी है? तो ये भी हाल ही में बन गई है मोनिका दास। आप सभी जानते हैं बिहार में चुनाव होने हैं, जिसके कारण इन्हें पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है और इनकी नियुक्ति के बाद ये भारत की पहली महिला ट्रांसजेंडर पीठासीन अधिकारी बन गई है। यदि मैं बात करूं पीठासीन अधिकारी की तो इनका क्या काम होता है? तो देखिए, चुनाव में जो पीठासीन अधिकारी होते हैं इनकी सबसे अहम भूमिका होती है। मतलब कि यदि कहा जाए तो बूथ के अंदर जो भी डिसीजन लेने होते हैं ये डिसीजन लेने का अधिकार पीठासीन अधिकारी के पास ही होता है। अच्छा, आप लोग कमेंट में मुझे ये बताइएगा कि ये जो पीठासीन अधिकारी होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो ये तो बात हुई मोनिका दास की, जो कि भारत की पहली महिला ट्रांसजेंडर पीठासीन अधिकारी बनी है। और यदि हम बात करें अदर ऑप्शन की, जो कि कहीं ना कहीं भारत की पहली महिला से ही रिलेटेड है, तो देखिए कुछ समय पहले ही जो नुपुर कुलश्रेष्ठ है ये आईसीजी यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला डीआईजी बनी है। यदि हम बात करें शिवांगी सिंह की, तो आप लोगों ने राफेल विमान के बारे में जरूर सुना होगा। राफेल विमान की पहली महिला पायलट ये शिवांगी सिंह बनी है। जबकि दिसंबर 2019 में ही जो संगीता रेड्डी है ये फिक्की की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई है। फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। धौला से जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो देखिए, इसका निर्माण किया जाएगा हिमाचल प्रदेश में। और ये किस नदी पर किया जाएगा? ये किया जाएगा व्यास नदी के तट पर। और ये 66 यानी कि 66 मेगावाट का एक प्रस्तावित परियोजना है, जिसके लिए 687 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे और इसका निर्माण किया जाने वाला है हिमाचल प्रदेश में। तो आप मैप में देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश की लोकेशन। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो ये है शिमला। मुख्यमंत्री तो ये है जयराम ठाकुर। राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तो ये है लिंगप्पा नारायण स्वामी। इसके अलावा यदि हम बात करें तो शिमला ये भी स्थित है हिमाचल प्रदेश में ही, जहां पिछले ही वर्ष यानी कि 2019 में भारत का पहला स्काई साइकिलिंग ट्रैक स्थापित किया गया है, जिसकी ऊंचाई है कुल 9000 फीट। इसके अलावा आप हिमाचल प्रदेश से क्या याद रख सकते हैं? तो देखिए, एनईपी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये हिमाचल प्रदेश ही है। और 100% एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड कराने वाला भारत का पहला राज्य ये भी हिमाचल प्रदेश ही है। 2 दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था अटल सुरंग के बारे में। अटल सुरंग जो कि विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, इसका निर्माण किया गया है हिमाचल प्रदेश में ही, जो कि स्थित है रोहतांग दर्रे में। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत किस देश के साथ हिंद महासागर वाले एरिया में समुद्री निगरानी उपग्रहों का एक समूह लॉन्च करेगा? तो ये लॉन्च करेगा फ्रांस के साथ मिलकर के। यहाँ पर जो टर्म लिखा है समुद्री निगरानी, इसका मतलब है कि समुद्र वाले एरिया में निगरानी रखने के लिए सैटेलाइट का एक समूह लॉन्च किया जाएगा भारत के द्वारा फ्रांस के साथ मिलकर के। तो ये अंतरिक्ष में स्थित दुनिया की ऐसी पहली प्रणाली होगी जिसके जरिए पानी के जहाजों पर लगातार निगरानी रखी जा सकेगी और इसका जो निगरानी सेंटर है ये होगा भारत में। तो अब हम जान लेते हैं फ्रांस के बारे में। आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं इसकी लोकेशन, ये स्थित है यूरोप महाद्वीप में। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, जो कि सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ की करेंसी तो ये है यूरो। प्रेसिडेंट तो ये है इमैनुअल मैक्रोन और प्राइम मिनिस्टर अभी हाल ही में बनाए गए हैं, इनका नाम है जेन कॉस्टेक्स। इसके अलावा भारत और फ्रांस के बीच 3 एक्सरसाइज होती हैं, शक्ति, वरुण और गरुण। लेकिन तीनों ही अलग अलग एक्सरसाइज हैं। जैसे कि जो शक्ति एक्सरसाइज है ये है मिलिट्री यानी कि सैन्य एक्सरसाइज, वरुण ये है नेवल यानी कि नौसैन्य अभ्यास, जबकि गरुण ये है एयर फोर्स एक्सरसाइज। और यदि आप इसे जूम करके देखेंगे तो ये है फ्रांस, ये है ब्रिटेन। इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है डोवर स्ट्रेट। फ्रांस के नीचे आप ये देख सकते हैं ये है मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर। मतलब कि जो फ्रांस है ये मेडिटेरियन सी से लगा हुआ है। कल मैंने आप लोगों से पूछा था कौन सा देश अंतरिक्ष में दुनिया का पहला खनन रोबोट लॉन्च करेगा? इसका राइट आंसर था चाइना। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में एसबीआई के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो एक लाइक एक शेयर जरूर करिएगा।